दोस्तों नमस्कार। जिक्र न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लगातार हो रहा है और यह माना जा रहा है कि दरअसल अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि ईरान इजराइल के समानांतर कहीं ताकतवर तरीके से खड़ा हो पाए। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि रूस और चीन के खेमे में भारत खड़ा नजर आए। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि जिस टैरिफ वार का ऐलान उसने किया उसके बाद दुनिया का कोई भी देश अमेरिका की इजाजत के बगैर या फिर अमेरिका के साथ टैरिफ संबंधों के बगैर अपनी इकोनॉमी को संभाल भी पाए। तो क्या वाकई ये सिर्फ और सिर्फ वो वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? जी नहीं, यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से आगे न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर कोई समझ चुका है कि हर देश में इस वक्त शासनाध्यक्षों की मौजूदगी अपने देश को बचाने के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए नए गठबंधन, और नए गठबंधन का मतलब पहली बार सिर्फ और सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण है। और इस अर्थव्यवस्था के केंद्र में है क्या? दरअसल वही क्रूड ऑयल है जिसको लेकर लड़ाई अमेरिका ने शुरू की है। और अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, जब दुनिया के तमाम देश इस हकीकत को जानने लगे हैं कि दरअसल लड़ाई तो तेल को लेकर है, विश्व बाजार में तेल की कीमत क्या होगी? दुनिया में बहुत सारे देशों के पास तेल है ही नहीं, वो चाहे कितने भी संपन्न क्यों ना हो। बाजार है, पैसा है, रेयर अर्थ है, लेकिन तेल नहीं है। और उसमें पहला नाम चीन का आता है। चीन के पास तेल नहीं है, वो दुनिया के बाजार से तेल खरीदता है। भारत के पास तेल नहीं है, वह दुनिया के बाजार से तेल खरीदता है। प्रतिबंध लगाकर रूस की घेराबंदी अमेरिका ने कर दी। उसका तेल अगर वाकई कोई नहीं खरीदे तो रूस के सामने मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे कि वो कैसे लड़ाई लड़े यूक्रेन के खिलाफ। और इस परिस्थिति में अब एक एक स्थिति को देखते हुए यह समझ लीजिए कि दरअसल ईरान अकेला क्यों नहीं है। अमेरिका इस वक्त सिवाय इजराइल के साथ किसी दूसरे देश के साथ उस रूप में क्यों नहीं खड़ा है जो सामान्य तौर पर इजराइल और ईरान के हमले के वक्त नजर आ रहा था। 2 दिन के बाद यानी 48 घंटे के बाद तुर्की में एक बैठक होने वाली है। वो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उस बैठक में पूरा मिडिल ईस्ट मौजूद रहेगा। अमेरिका के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, ईरान के विदेश मंत्री मौजूद रहेंगे। और पूरे मिडिल ईस्ट का मतलब वाकई पूरा मिडिल ईस्ट है जिनके प्रतिनिधियों की वहां पर मुलाकात होगी अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के साथ। युद्ध हो या नहीं हो, जी नहीं, मसला यह है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर किसका राज चलेगा। और जिसका भी राज चलेगा वो आने वाले वक्त में सबसे बड़ी ताकत के साथ दुनिया को अपनी हथेली पर नचाए या ना नचाए, लेकिन अपने इशारे पर दुनिया के उन देशों को तो कर ही लेगा जिनकी कतार दुनिया भर के भीतर 100 से ज्यादा देशों की है जो गरीब और विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। तो क्या ईरान पर हमला हो या ना हो, इस दिशा में अमेरिका ने जब सोचना शुरू किया तो एक झटके में बीते 48 घंटों के भीतर चीन और रशिया की तरफ से जो जो हथियार ईरान भेज दिए गए और उससे अपने आप को ताकतवर समझते हुए ईरान ने पहली बार एक ड्रोन दाग ही दिया। और ड्रोन उस दिशा में दागा जहां पर अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन नाम का वो एयरक्राफ्ट जो कि नौसेना की सबसे ताकत देने वाला माना जाता है, वो खड़ा था। उस ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। नष्ट करने का मतलब यह है कि उस ड्रोन के बाद एक दूसरा ड्रोन भी छोड़ दिया गया ईरान के जरिए। और जो ईरान इस बीच में सक्सेसफुली अपने तौर पर स्थिल्थ अबू मेहदी सबमरीन मिसाइल को डेवलप कर लेता है, जो 2600 किलोमीटर की रेंज को नापती है।
यानी अमेरिका के अब्राहम लिंकन पर सीधे टारगेट लगाने की स्थिति में यह सबमरीन मिसाइल भी आ जाएगी। और ईरान ने अपनी तरफ से जो शाहिद 139 ड्रोन अमेरिकी नौसेना के जो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर दागा था, वो उसके करीब पहुंचता उससे पहले ही अमेरिकी F-35C फाइटर जेट से ईरान के इस ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। यह लग सकता है कि एक सामान्य सी परिस्थिति हो, युद्ध से पहले की स्थिति हो, और 6 तारीख को जो तुर्की में बातचीत होनी है उससे पहले कि सिर्फ यह एक ट्रेलर की परिस्थिति हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पर 2 बातें अब समझ में पूरी दुनिया को आने लगी है। ध्यान दीजिए, चीन, उसके पास कच्चा तेल नहीं है। वो वेनेजुएला से भी तेल लेता था और बड़ी तादाद में लेता था। अगर याद कीजिए तो नवंबर के महीने में 6.6 लाख बैरल पर डे वो ले रहा था। उसके बाद जो परिस्थिति वेनेजुएला के भीतर बनी, एक झटके में उसके तेल लेने में कमी आ गई और 4 लाख बैरल पर डे के हिसाब से वो लेने लगा, यानी तकरीबन 2 लाख बैरल कम हो गया। और आज की तारीख में वो पूरे तरीके से बंद हो गया, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति को अमेरिका उठाकर ले गया और अमेरिका ने कहा वेनेजुएला से अब जो भी तेल खरीदेगा वह अमेरिका के माध्यम से ही खरीदेगा। और उसी आदेश के तहत भारत को भी निर्देश दिया गया कि आप भी तेल हम ही से खरीदेंगे। चीन ने इस दौर में ईरान से जो तेल ले रहे थे वह 1.46 मिलियन बैरल जो पर डे ले रहे थे, यानी तकरीबन 14 लाख बैरल पर डे से ज्यादा ले रहे थे, उसको बढ़ाकर जैसे ही वेनेजुएला का दरवाजा बंद हुआ, चीन ने तेल लेना बढ़ा दिया ईरान से 1.61 मिलियन बैरल कर दिया, यानी 14 लाख से बढ़कर 16 लाख बैरल प्रतिदिन पर वो आकर खड़ा हो गया। इन सब के बीच ईरान की घेराबंदी अमेरिका ने शुरू कर दी और मिडिल ईस्ट के देश बार बार जो कह रहे थे कि युद्ध मुश्किल हालात पैदा कर देगा, लेकिन इजराइल कह रहा था नहीं, हमला होना चाहिए। और जो 2025 के में जो युद्ध की परिस्थिति थी वो अभी पूरी तरीके से खत्म हुई नहीं है। और अमेरिका के भीतर भी यह सवाल उठा, क्या वाकई परमाणु हथियारों से लैस ईरान हो सकता है? इन सारे सवालों के बीच वो चीन हो वो रशिया हो, आप एक लिहाज से कह सकते हैं भारत भी इस दौर में सोच रहा है, अगर उसकी अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए दुनिया से जो एनर्जी चाहिए, जो कच्चे तेल की शक्ल में चाहिए, अगर उसके सारे रास्ते अमेरिका बंद कर रहा है तो फिर बचेगा क्या? और ध्यान दीजिए, रशिया पर जो प्रतिबंध लगाने का जिक्र अमेरिका की तरफ से किया गया है, उसमें मौजूदा वक्त की हकीकत तो यह भी है कि भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल अभी भी रशिया से तेल ले रहे हैं। नया ऑर्डर वो देंगे या नहीं देंगे, इंतजार करना होगा। भारत की तरफ से एचपीसीएल, एमआरपीएल, एचएमईएल इन्होंने बंद कर दिया है रशिया से तेल लेना। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में तेल केंद्र में आकर खड़ा हो गया है, यानी कच्चे तेल को लेकर जो कब्जा करना है उसमें अलग अलग सवाल चीन के सामने है, भारत के सामने है, रशिया के सामने है। लेकिन रशिया और चीन समझ रहे हैं कि अगर ईरान की सत्ता अमेरिकी इशारे पर चलने वाली बन गई तो जो वेनेजुएला में हुआ है वही ईरान में होगा। और ईरान में होने का मतलब यह है कि एक झटके में चीन को जिस कच्चे तेल की जरूरत अपने देश के लिए है, उसके बाद वो कहां जाएगा? फिर से दोबारा मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ ही जाना उसके पास एकमात्र उपाय बचेगा। इससे पहले वो सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब से ले रहा था। इसीलिए इस दौर में चीन और रशिया ने बड़ी तादाद में हथियारों को, हथियार कहें, मिसाइल कहें, परमाणु उपकरण कहें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से मजबूत कहें, यह इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि ईरान से जो तेल चीन लेता है उसकी एवज में वो पैसा नहीं देता है या डॉलर नहीं देता है, वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होने वाले पूरे खर्चे को उठाता भी है। और जिस जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान को मजबूत करना है उस दिशा में चीन काम भी करता है। यूक्रेन को लेकर रशिया इस बात को तो समझ गया कि दरअसल अमेरिका इसमें रास्ता निकालेगा उसके लिए, और आने वाले वक्त में दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे।
लेकिन जब ईरान का सवाल आया तो रशिया के सामने भी यह संकट था कि अगर इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ उसके तेल पर निर्भरता हर उस देश की रहेगी और उसके पास उतना तेल है नहीं। वेनेजुएला में 18% दुनिया का तेल जरूर वहां पर रिजर्व है, जिस पर अमेरिका अपनी धाक जमा चुका है और दुनिया के देशों को कह रहा है। यानी युद्ध एक नई परिस्थिति में आकर खड़ा हो गया। हमें लगता है अब इस तेल की इकोनॉमी में यह युद्ध की परिस्थिति कैसे अब टकरा रही है और अमेरिका को चुनौती दे रही है। उससे पहले जरा इस पूरे इलाके में जो हथियारों की दौड़ है, जो ड्रोन की मौजूदगी है, जो ईरान के मिसाइलों की मौजूदगी है, एक क्षण के लिए इसको देख तो लीजिए। असल में युद्ध की इन परिस्थितियों में रूस और चीन की मौजूदगी अब अमेरिका को क्यों डरा रही है, या चीन या रूस के अपने अस्तित्व का सवाल ईरान के साथ कैसे जुड़ गया है, यह भी अब समझने की जरूरत इसलिए दुनिया के सामने आन पड़ी है कि रशिया अपने तेल को बेचकर हथियार खरीदता है और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की लड़ाई वो लड़ रहा है। इसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार बार किया, नाटो कंट्रीज से किया, यूरोपीय यूनियन से किया और भारत के साथ भी इस बात का जिक्र किया कि आप तेल मत खरीदिए, वो हथियार खरीदता है। लेकिन अगर चीन कमजोर हो जाए और रशिया से तेल खरीदना बंद हो जाए तो एक झटके में रूस की इकोनॉमी भी धराशायी हो जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक दूसरे की इकोनॉमी को हर देश संभाले हुए है। ध्यान दीजिए, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया कि चीन वेनेजुएला से 6.6 लाख बैरल पर डे खरीदता था। राष्ट्रपति को उठाने की प्रक्रिया या वेनेजुएला पर काबिज होने की परिस्थितियों के बीच 2 लाख बैरल कम हो गया, 4.5 लाख बैरल पर आ गया और आज की तारीख में वो बंद हो गया। चीन ईरान पर ज्यादा निर्भर हो गया, 1.46 मिलियन बैरल से बढ़कर वो 1.61 मिलियन बैरल तक पहुंच गया। लेकिन रूस से वो 2.2 मिलियन बैरल यानी 22 लाख बैरल पर डे वो लेता है, जो आज की तारीख में 2.5 मिलियन यानी लगभग 25 लाख बैरल पर डे तक हो चुका है। और ध्यान दीजिए, तो जो ईरान से तेल लिया जा रहा था, जो वेनेजुएला से लिया जा रहा था, उसको जोड़ दीजिए तो उतना वह तेल रशिया से ले रहा है। और रशिया की इकोनॉमी में जो लोग तेल खरीद रहे हैं उनके अनुकूल रशिया चल रहा है। और इसमें एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, जिक्र हमने कहा कि परसों बैठक होने वाली है तुर्की में। तुर्की नाटो कंट्रीज में शामिल है, यानी अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका के सामरिक युद्ध नीति के साथ वो खड़ा है और उसी देश के भीतर बैठक होने वाली। और तुर्की भी रशिया से तेल खरीदता है, इसीलिए तुर्की को एक कॉमन स्थान माना गया। और यह माना जा रहा है कि अब 6 तारीख को यानी 6 फरवरी को जो बैठक होगी उसमें ट्रंप के दूत के तौर पर स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद और ट्रंप के सलाहकार जेरेड कुशनेर की मौजूदगी होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगराची वहां पर पहुंचेंगे और उस बैठक में कतर, तुर्की और मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी भी होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इसके आगे की है, क्योंकि इस बैठक में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ओमान, यहां तक कि पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है कि आप भी चाहें तो इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि यह ईरान को लेकर जो एक नई परिस्थिति युद्ध की बन रही है और जिस तरीके से अमेरिकी बेड़ा ईरान की घेराबंदी कर रहा है, एक लिहाज से ब्रिटेन की तरफ से युद्धक विमानों की आवाजाही
मानी जा रही है कि शुरू हो गया। इन सब के बीच ईरान ने जो ड्रोन से अटैक कर दिया। ये सारे मैसेजेस जो हैं दरअसल परसों की बैठक में इसलिए महत्वपूर्ण हो गए कि अब अमेरिका को भी लगने लगा कि अब जो तेल पर कब्जे की पूरी कूटनीति है, अगर उसके काउंटर में रशिया और चाइना खड़े हो गए एक साथ, और उसमें अगर भारत और ईरान भी खड़ा नजर आया, यानी वह ब्रिक्स अगर जीवित हो गया, जो ब्रिक्स चेतावनी देता है अमेरिकी द्वारा बनाई गई हर संस्था को और इस दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की बना G7 तक को, जब उसकी इकोनॉमी के काउंटर में ब्रिक्स की इकोनॉमी मजबूत नजर आने लगे और इस पूरी परिस्थिति के भीतर अमेरिका और इजराइल के सामने संकट हो, तो क्या होगा? किस तरीके से अमेरिका ने घेराबंदी की है और इन सब के बीच बैठक होने वाली है, अब जरा इस घेराबंदी को देखिए। दरअसल युद्ध की इस नई परिस्थिति के बीच जो भारत और अमेरिका की डील है, उसके जरिए भारत की एंट्री इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में हो जाती है। क्योंकि अमेरिका कह रहा है आप रूस से तेल मत खरीदें। सवाल है, पुतिन जब दिल्ली आए थे तो क्या करने आए थे? जाहिर है वो तेल बेचने ही आए थे। जो सम्मान रूस के बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया, जो वहां का सबसे बड़ा सम्मान है, वो क्यों दिया गया? व्यापारिक संबंध बने रहे। और इस व्यापारिक संबंध का मतलब दो ही चीज होता है, एक तेल और दूसरा हथियार, यानी डिफेंस और ऑयल। और भारत की अपनी इकोनॉमी इस दौर में जिस तरीके से उलझ चुकी है, इस न्यू टैरिफ वार के बाद की परिस्थितियों में, अमेरिका के साथ बनते रिश्तों में, उसमें भारत के भीतर का घमासान यह है कि यहां की इकोनॉमी संभाले तो कैसे संभाले। क्योंकि एक क्षण के लिए भारत आज की तारीख में चीन से जितना माल खरीदता है, रशिया से जितना माल खरीदता है, ईरान से जितना माल खरीदता है, और अमेरिका के साथ जो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उसकी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि चीन के साथ भारत का जो पिछले साल का व्यापार है, वो लगभग 14 लाख करोड़ का है, 14 लाख करोड़ का। उस 14 लाख करोड़ में से जो भारत ने चाइना को माल दिया, उसकी कीमत सिर्फ 1.78 लाख करोड़ है, यानी 2 लाख करोड़ से भी कम। टोटल व्यापार है 14 लाख करोड़ का, और 1.78 लाख करोड़ भारत एक्सपोर्ट करता है। चाइना जो है वो 135.85 बिलियन डॉलर, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 12,26,000 करोड़ रुपया का माल वो भारत भेजता है। व्यापारिक घाटा क्या हुआ? चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा जो है 116 बिलियन डॉलर का है, यानी 10,48,000 करोड़। यह है चीन के साथ भारत का घाटा। और डॉलर में चूंकि आदान प्रदान है और करेंसी में भारत का रुपया नीचे कितना आ चुका है, और पूरे एशियाई देशों के भीतर डॉलर के मुकाबले रुपया ही क्यों कमजोर हुआ, यह भी एक सवाल है। लेकिन अगर चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा 10,48,000 करोड़ का है, तो फिर रशिया के साथ क्या है? रशिया के साथ टोटल व्यापार भारत का 6,20,000 करोड़ का है, 68 बिलियन डॉलर। उसमें भारत जो माल देता है रशिया को, वह लगभग 44,224 जी, सिर्फ 44,000 करोड़ का माल
भारत रशिया भेजता है और रशिया से जो भारत में माल आता है वो $63.8 बिलियन यानी 5,76,000 करोड़ का है। चीन के साथ घाटा 10 लाख करोड़ से ज्यादा, रशिया के साथ घाटा 5,31,000 करोड़ का 58.9 बिलियन डॉलर। बचा ईरान। ईरान के साथ भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं पिछले साल के, वो कुल मिला के 27,980 करोड़ के ही हुए, यानी 3.1 बिलियन डॉलर के ही हुए, जिसमें भारत ने जो माल दिया वो 11,733 करोड़ का है। ईरान ने जो माल भारत को दिया वो लगभग 16,243 करोड़ का। यहां भी व्यापारिक घाटा लगभग 4,500 करोड़ का घाटा ईरान के साथ भी 0.5 बिलियन डॉलर। एकमात्र अमेरिका है जिसके साथ जो आखिरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था उसमें भारत को लाभ जो था वो 3,40,000 करोड़ का था। टोटल दोनों के देशों के बीच जो व्यापार हो रहा था 121 बिलियन डॉलर का था, जिसको अमेरिका अब कह रहा है आप 500 बिलियन डॉलर तो हमसे खरीद लीजिए, इम्पॉसिबल सी चीज है। लेकिन बहरहाल भारत ने अमेरिका को माल दिया लगभग 7,18,000 करोड़ का, अमेरिका ने भारत में माल भेजा 3,77,000 करोड़ का, और व्यापारिक घाटा भारत का यहां घाटा नहीं हुआ, प्रॉफिट हो गया। अब बड़ा सवाल यह है कि जब वेंजुला के भीतर तेल निकालेगा कौन? कोई कंपनी तैयार नहीं है, लागत बहुत ज्यादा है। वो तेल वेंजुला से भारत तक पहुंचते पहुंचते जो टैरिफ रेट है वह भी बहुत बढ़ जाएगा। जब दुनिया के बाजार में तेल महंगा था तब रशिया तेल सस्ता दे रहा था, ईरान से तेल मिल जा रहा था। इन परिस्थितियों में भारत को लाभ हो रहा था। अब दुनिया के बाजार में भी तेल महंगा नहीं है। उस समय 100-90 डॉलर प्रति बैरल था, आज की तारीख में 58-59 डॉलर प्रति बैरल चल रहा है। और उस तेल को लेकर क्या भारत अब जो तेल वेंजुला से लेके आएगा, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर वेंजुला से भारत जो अभी तेल रशिया और ईरान से ले रहा था अगर उसको सीधे शिफ्ट कर दिया जाए वेंजुला से, तो भारत को जो तेल रशिया से 58 या 60 डॉलर प्रति बैरल पड़ता है, वो वेंजुला से आने में तमाम लागत के बाद 110 यानी लगभग दुगना हो जाएगा, 110 डॉलर पर बैरल पड़ेगा। कौन देगा इतना पैसा? और क्या इस पूरी स्थिति में अभी तक भारत की अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए जो रशिया से सस्ता तेल दुनिया की बाजार की तुलना में जो 30% सस्ता तेल मिल रहा था, अगर उसका भी एनालिसिस किया जाए तो वह भी तकरीबन 80,000 करोड़ से ज्यादा का लाभ इस दौर में भारत को रशिया से तेल लेने में हुआ। लाभ जनता को नहीं मिला, लेकिन सरकार ने अपने तरीके से जो भी इकोनॉमी संभाली हो, गलत सही जो भी हो, एक झटके में अगर 80,000 करोड़ का लाभ जो हो रहा था वो अगर हर महीने लगभग आपको एक झटके में 10 से 15,000 करोड़ के नुकसान पर लाकर खड़ा कर दे तो इकोनॉमी कहां जाएगी? यही वो परिस्थिति है जिसके दायरे में अब ईरान को लेकर अमेरिका के सामने संकट है, इजराइल के अपनी साख का सवाल है, चीन और रशिया साथ खड़े हो गए हैं। भारत जैसे देशों के सामने अब अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए ही उन्हीं रास्तों पर चलने की जरूरत है जो उसके अनुकूल हो। शायद इसीलिए अमेरिकी डील को लेकर भारत के भीतर जो भी हो, लेकिन अमेरिका के भीतर क्या हो रहा है? India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal. Just to follow up, Caroline, just to follow up. यानी व्हाइट हाउस की प्रवक्ता खुले तौर पर समझा रही है कि भारत को अमेरिका के साथ इस डील में क्या क्या गंवाना है और 500 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट अमेरिका के भीतर कैसे करना है। कोई मियाद बताई नहीं गई, लेकिन मैसेज बहुत साफ है। जो भारत के भीतर पार्लियामेंट में कहा जा रहा है उसके ठीक उलट अमेरिका में इस डील को लेकर उनके अपने लाभ को लेकर कहा जा रहा है।
अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर तीन सबसे बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थिति है उसमें अब ताकत का मतलब तेल पर कब्जा करना है। जो रशिया और चाइना एक साथ खड़े हैं और ब्रिक्स को जीवित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत भी उसमें हर हाल में शामिल रहे, उसके पीछे तेल की ही वो इकोनॉमी है। और जिस लिहाज से ईरान पर अटैक हो या ना हो, लेकिन ईरान ने अपने तौर पर पहला ड्रोन भेजा और अब दूसरा ड्रोन भेज दिया और यह मैसेज बड़ा हो गया कि अब परसों की बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। तो यह संदेश अमेरिका और इजराइल के लिए भी है कि ताकत का इजहार टैरिफ डील के जरिए जो शुरू हुआ और दुनिया भर के भीतर की इकोनॉमी में उथल पुथल मच गया, अब उसके बीच में अगर क्रूड ऑयल आकर खड़ा हो गया है तो यह लड़ाई उस पेट्रो डॉलर से आगे की होगी, क्योंकि इस दौर में महज पेट्रो डॉलर नहीं, अब तो रूबल भी है और युआन भी है, डिजिटल इकोनॉमी भी है। और इस बदलती हुई दुनिया में मिडिल ईस्ट देशों में जहां पर अमेरिका के अपने अपने अड्डे भी हैं, वायुसैनिक अड्डे हैं, नौसैनिक अड्डे हैं, उन देशों के भीतर भी यह सवाल है कि इकोनॉमी को तो बचाना ही होगा। इसीलिए ईरान जिस रास्ते पर है वो शायद अमेरिका के लिए कोई मुश्किल हालात हो या ना हो, लेकिन इजराइल के लिए एक धमकी और चुनौती तो है। लेकिन सब कुछ परसों की बैठक पर टिका है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।